हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिटिव साइंस को और आगे बढ़ाएंगे और तरंग के बाद आज का अगला टॉपिक है हम लोगों का ध्वनि तरंग या साउंड वेव्स। तो चूँकि हम लोग कल ही पढ़ चुके थे कि तरंग जो थी दो प्रकार की थी, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उनका सबसे अच्छा उदाहरण था कौन? ध्वनि तरंग। और यांत्रिक वेग भी अपने आप में दो प्रकार की हो गई थी, जिसमें से एक हम लोगों ने पढ़ा था अनुदैर्ध्य और दूसरा पढ़ा था अनुप्रस्थ। तो ये भी आप लोगों को याद था कि ध्वनि तरंग यांत्रिक होने के साथ साथ उसके अंतर्गत अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार थी। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो होती हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें हैं। ये कंप्लीट यहाँ पे लिखा, जो कि आप लोग पिछली क्लास में ही ध्यान से देख चुके हैं। और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्वनि तरंगों का जो आवृत्ति परिसर है, उसके आधार पर आप ध्वनि तरंगों को तीन प्रकार में बांट सकते हैं। आवृत्ति मतलब उनकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है, उसके आधार पर आप उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। तो एक आप लोग पहला प्रकार कौन सा पढ़ते हैं? अपश्रव्य तरंगे या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो इनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से भी नीचे। तो इनकी हम सबको पता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, तो इनकी आवृत्ति जो होगी 20 हर्ट्ज से भी कम होगी। ठीक है, कम होगी, इसलिए इनकी नाम क्या लग गया? अप लग गया। कुछ किताब इसको अब भी लिखती हैं। ठीक है, तो अवश्रव्य या अपश्रव्य। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को आप अवश्रव्य या अपश्रव्य या फिर इंफ्रासोनिक तरंगे कहेंगे। और इसे हमारा कान नहीं सुन सकता, क्योंकि हम लोगों का कान जो है केवल श्रव्य तरंगों को सुनेगा। अगले पेज पर लिख रखा है वो हमने आपके लिए। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ओनली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है। जैसे हमने पीछे आपको आँख के लिए बताया था, उसी प्रकार से कान के लिए भी। तो हम लोगों के जो मनुष्य के या फिर सामान्य जंतुओं के जो कान होते हैं, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक रेंज होती है। तो हम लोगों के जो कान हैं केवल इस वाली फ्रिक्वेंसी की तरंगों को ही कैच कर सकते हैं, इनके प्रति संवेदनशीलता दिखला सकते हैं। इससे ऊपर इससे नीचे की संवेदनशीलता नहीं दिखलाएंगे। तो इसी कारण से इस वाली फ्रिक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे श्रव्य तरंगे। इससे कम वाले को बोल दोगे आप अपश्रव्य, और उससे 20,000 से भी ज़्यादा वाले को बोल देंगे आप पराश्रव्य। तो लिखा हुआ समझना ज़्यादा है, लेकिन आपको समझ लेना है इतने भाग से जिस फ्रिक्वेंसी को हम लोग सुन पाएंगे। और सुनने के लिए हिंदी में पर्यायवाची आप लोग क्या बोलेंगे? श्रव्य करना। तो श्रव्य तरंगों की रेंज ये हो जाएगी। इससे कम चले जाओगे आप तो अपश्रव्य, और इससे ज़्यादा चले जाएंगे तो आप पराश्रव्य बोलेंगे। तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं ताकि स्पीड आ जाए और फ्लो आ जाए। तो 20 हर्ट्ज से भी नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को आप अपश्रव्य तरंगे कहोगे। इसे हमारा कान सुन नहीं सकेगा। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों या स्रोतों से उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी तरंगे हैं, उनकी आवृत्ति कम है। तो आपको स्रोत कैसा चाहिए? बड़े आकार का। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उल्टा चलेगी कहानी, चूँकि इनकी फ्रिक्वेंसी कम है तो आपको इनको उत्पन्न करने के लिए बड़े आकार के स्रोत चाहिए। चित्र तो केवल देखने के लिए। मान लीजिए तरंगें छोटी हैं इनकी आवृत्ति, तो इसके लिए आप अपश्रव्य कहेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी, तो ये श्रव्य हो गई। ये बड़ी वाली से क्या हो जाएगी? हमारी पराश्रव्य। आगे बढ़ते थोड़ी सी गति बना के रखते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है, समय कम है हम लोगों के पास। अब आगे श्रव्य तरंगे बीच में इनको मानेंगे। तो जिनकी आवृत्ति जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगी, ऐसी तरंगों को हम लोग क्या नाम देंगे? श्रव्य तरंगे कह देंगे। ठीक है, तो ये श्रव्य तरंगों का जो हमने देखिए यहाँ पे कान का चित्र बना है। यदि आपको साफ दिख रहा है तो ये कान है, और कान के द्वारा, मनुष्य के कान के द्वारा जिन तरंगों को सुना जा सकता है उन्हें हम लोग क्या नाम दे देंगे? श्रव्य तरंगे कह देंगे। एक छोटी सी कहानी और शेयर करने का मन है कि हम लोगों को जो ध्वनि सुनाई देती है उसका मेन कारण होता है कंपन या वाइब्रेशन, टक्कर। तो जब भी कोई दो चीज़ों में टक्कर होती है तो उससे एक निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और तरंगों की अपनी अपनी आवृत्ति के रूप में जो फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को यदि हमारा कान सुन पाएगा तो वो श्रव्य है, नहीं सुन पाएगा तो या तो वो अपश्रव्य होंगी या फिर पराश्रव्य। उसकी कहानी आप लोगों ने पीछे समझ ली है। तो सीधी वह टक्कर और कंपन के द्वारा ही तरंगें उत्पन्न होती हैं, और फिर हम लोगों को ध्वनि सुनाई देगी या फिर नहीं सुनाई देगी, वो हमारी आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। तो 20 से 20,000 के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को आप श्रव्य तरंग कह दोगे, और इनको हमारा कान सुन पाएगा। तो गति बढ़ा के ही चलते हैं, क्योंकि टॉपिक इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा केवल बेसिक चीज़ बस देना कि 20 से 20,000 वाली श्रव्य, उससे कम वाली अपश्रव्य, ज़्यादा वाली पराश्रव्य। यही बातें हम आज 4 बार बोल चुके हैं, अभी एक बार और बोलेंगे। अब आ गई पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होगी या अधिक होगी। ठीक है, ऐसी तरंगों को आप पराश्रव्य तरंगे कहोगे। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 से ज़्यादा हो गई, 20,000 तक का ही हम लोग सुन सकते हैं। तो मनुष्य के कान इसको भी नहीं सुन पाएंगे। किंतु कुछ जानवर हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, चमगादड़ हो गए, इत्यादि जानवर जो थोड़े से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे जानवरों के द्वारा, ठीक है, इसे सुना जा सकता है।
इन तरंगों को गोल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न करना पड़ेगा। चूँकि इनकी आवृत्ति ज़्यादा है तो आपको छोटी सी कोई वस्तु चाहिए गोल्टन की सीटी के द्वारा, तथा दाब, विद्युत प्रभाव, प्रेशर, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा भी इनको आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपोनेंट से उत्पन्न कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ चुके हैं, थोड़ा सा पास लगा तो आप लोग ध्यान दे लेंगे कि गोल्टन की सीटी द्वारा इनको उत्पन्न किया जा सकता है। और गोल्टन की सीटी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आप बोलेंगे दाब, विद्युत प्रभाव। तो दाब, विद्युत प्रभाव से आप जो भी काम करेंगे वहाँ से परासब्ब तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये सब छोटे छोटे उपकरण होंगे। छोटे उपकरणों से आप लोग यहाँ पे अधिक आवृत्ति वाली, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, तो अधिक आवृत्ति वाले तरंगे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होगी। ये बात हम लोग समझ रहे कि 1 सेकंड में इनकी ये बहुत ज़्यादा तेज गति से इस प्रकार से कंपन दिखलाएंगे, असल इनके पास ऊर्जा बहुत अधिक है। तो साथ ही इनका तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में, ठीक है, तो हम लोगों को ये भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा थी उनका तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, छोटा होता है। इस कारण से इनकी तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी और इन्हें आप दूर तक एक छोटे से किरण पुंज, ठीक है, के रूप में बहुत दूर तक संकेतों के रूप में भेज सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग संकेत वगैरह भेजने में भी किया जाएगा। जब हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं ना कि क्या बोलते हैं, समुद्र की गहराई नापने में, हवाई जहाज़ों की स्थिति नापने में, उन सब में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मोस्टली परासब्ब तरंगों का उपयोग करते हैं संकेत वगैरह भेजने में। तो आखिरी बस इतनी कहानी है। हम लोगों ने देखा है आवृत्ति परिसर या फिर आवृत्ति फ्रिक्वेंसी रेंज के आधार पर जो तरंगें थी कितने प्रकार की हो गई हैं, ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की हो गई। तो यदि हम लोग बीच में पहले श्रव्य वालों को लिख लें तो श्रव्य तरंगें वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी इससे और इसके बीच है, इतने से इतनी होगी बस। और जो इससे भी कम हो जाएंगी, 20 हर्ट्ज से भी कम होगी यदि आवृत्ति, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अवश्रव्य या अपश्रव्य। ठीक है, और जब 20,000 से भी आवृत्ति अधिक हो जाएगी तो उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे आप कहेंगे पराश्रव्य। इतनी सी कहानी याद रखना है। और ये वाली चीज़ आपको पीछे से रिलेट करनी है कि जिसकी आवृत्ति कम है उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा और उसको उत्पन्न करने के लिए आपको बड़े उपकरण चाहिए, और जिसकी आवृत्ति छोटी है उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होगी, इसलिए इसको उत्पन्न करने के लिए आपको छोटे छोटे उपकरण चाहिए, जैसे गोल्टन की सीटी। दाब, विद्युत प्रभाव, दाब दबाओगे किसी चीज़ को तो विद्युत उत्पन्न होगी, दबाने से विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, उस प्रभाव से आपको पराश्रव्य तरंगें मिलेंगी। और पराश्रव्य तरंगें सबसे ज़्यादा काम की होती हैं हमारे मतलब यहाँ पर टेक्निकल जीवन में, जिनके द्वारा आप चीज़ों को मतलब संकेतों को यहाँ वहाँ पहुँचा पाएंगे। समुद्र की गहराई, हवाई जहाज़ों की ऊंचाई मोस्टली किन तरंगों से निकाली जाती है, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से ही निकाली जाती है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखें और रिविजन करें, और तब भी कोई डाउट दिखता है आपको तो हम लोगों से संपर्क करें। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो हम लोग हल्के पीछे चर्चा में रखे थे उनको हमने यहाँ पे अब लिख के दिखाया। तो आप लोगों को पता है चूँकि ये बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, तो इनको इनसे आप संकेत भेजने में इनका उपयोग कर सकते हो। समुद्र की गहराई जिसको आप लोग सोनार यंत्र बोलते हैं, तो सोनार जो होता है क्रिस्टलीय सरणी पद्धति पे काम करता है, तो आप बोलेंगे इसी पराश्रव्य तरंगों पे काम करता है। साथ में रडार भी आप चाहो तो लगा ही सकते हो इसमें, तो रडार भी जो है वो भी इसी प्रकार के तरंगों के सिद्धांत पे काम करता है। कीमती कपड़ों, वायुयन तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ़ करने, इनको आप पानी से धो देंगे तो ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उन पर आप पराश्रव्य तरंगों की बौछार कर देंगे। पराश्रव्य तरंगों की तरंगें उन पर जाकर टकराएंगी और धूल मिट्टी जो भी गंदगी लगी उनको वहाँ से झरा के नीचे कर देंगी। तो कीमती कपड़ों की सफाई के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। कल कारखानों की चिमनियों की काले हटाने में हम लोग को पता है कि कारखानों की चिमनियाँ बहुत पतली और ऊंची होती है, जिनमें जाके हम लोग ऐसे घुस कर सफाई तो कर नहीं सकते, पानी नहीं डालेंगे तो भी वो साफ़ तो होता नहीं। तो आपने यहाँ से फिर से विक्षोभ के रूप में बहुत सारी पराश्रव्य तरंगें छोड़ दी, वो जाके इनसे टकराएंगे और यहाँ की काले को गिरा के कहाँ ले आएंगी, नीचे ले आएंगी। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग, अल्ट्रावायलेट का भी यूज किया था पीछे हम लोगों ने, इसका भी कर सकते हैं आप। हम लोगों को पता है दूध या दही में बहुत सारे इस प्रकार के छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया हम लोग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पर फिर से आप पराश्रव्य तरंगों की बौछार कर दें तो बौछार जो जाएगी उन छोटे छोटे बैक्टीरिया को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। ठीक है, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, तो ट्यूमर थोड़े छोटे होते हैं, तो यदि हमारी कोई पराश्रव्य तरंग यहाँ पर जाएगी, ट्यूमर से टकराएगी, ट्यूमर से टकरा के वापस आ जाएगी, उस आधार पर हम लोग पता कर लेंगे ट्यूमर भैया कहाँ पे, क्योंकि कोशिकाएं जो होती हैं थोड़ी सी छोटी होती हैं, तो कोशिकाओं के आजू बाजू से हमारी तरंग निकल जाएगी, लेकिन ट्यूमर के रूप में गांठ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। गठिया के रूप में भी क्या है, छोटी सी आपको गांठ मिलेगी। सामान्यतः मस्तिष्क में उसको ट्यूमर बोल देते हैं और अन्य शरीर में उसको गठिया के रूप में कैंसर बोल देते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए भी आप चाहें तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग
कर सकते हैं। सेम कौन सी वाली विधि से कि उससे वो चीज़ टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, मतलब अब परावर्तन के नियम पे काम करेगा। सोनार और रडार भी जो है मोस्टली परावर्तन के नियम पर ही काम करते हैं और ये भी उसी नियम पे काम करते हैं। चमगादड़ भी सेम नियम पे काम करती है, इसलिए हम लोगों ने पीछे लिखा था कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कौन करती है, चमगादड़ करती है। कुत्ते बिल्ली भी थोड़ा बहुत करते होंगे, बाकी इसके प्रमाण हम लोग अपनी किताबी परीक्षाओं में कम मिलते हैं, बाकी करते हैं, ये बात है स्पष्ट। बाकी उनसे क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं। तो उपयोगों को एक बार फिर से हल्का हल्का रिवाइज करते हैं, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ठीक है, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा है इसलिए आसानी से कहीं तक भी जा सकती हैं ये। कल कारखानों की चिमनियों से काले हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में, थोड़ा सा बस ये नया है। मेडिकल साइंस में भी इसका यूज आप लोग कर सकते हो। पर कोशिकाओं से थोड़ी सी हम लोग मानेंगे, कोशिकाओं से थोड़ी सी ये छोटी होती हैं, ठीक है, तो इसलिए कोशिकाओं के अंदर से निकल जाएंगे, लेकिन ट्यूमर के अंदर से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए ट्यूमर से टकरा के वापस आ जाएंगे, हम लोग को ट्यूमर की स्थिति पता चल जाएगी। मोस्टली काम करते हैं ये लोग किस पे, तो आप बोलेंगे परावर्तन के सिद्धांत पे। वैसे परावर्तन अभी हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा नहीं है, बाकी आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बने यदि आपकी परीक्षा में कि पराश्रव्य तरंगों के जो मोस्टली आप लोगों ने अनुप्रयोग पढ़ रखे हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते, तो आप बोलेंगे परावर्तन, मतलब किसी चीज़ से टकराएंगे, टकरा के वापस आएंगे, उतने में ही अपना काम कर डालेंगे। तो आगे चलते हैं, गति थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है हमारे लिए ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और टॉपिक बोरिंग ना बन पाए। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। चाल का सूत्र आप लोगों को हमने पीछे बताया था कि किसी भी तरंग की चाल का सूत्र क्या था, चाल बराबर तरंग दैर्घ्य और गुणा में उसकी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी जो है आजू बाजू के माहौल के अनुसार क्या होती है, चेंज, क्योंकि यदि माहौल घना होगा तो ये फ्रिक्वेंसी पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। तो जब आवृत्ति चेंज होगी तो चाल भी क्या हो सकती, चेंज हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न हो सकती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और साथ में किस पर डिपेंड करेगी, घनत्व पर, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना। प्रत्यास्थता मतलब उसकी इलास्टिसिटी, और घनत्व मतलब डेंसिटी, मतलब कितना घना है और कितना फ्लेक्सिबल है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। तो वायु में ध्वनि की चाल आप लोगों को याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। इसको लगभग में किताबें 330 मीटर प्रति सेकंड भी लिख देती हैं, तो आप लोगों को 332 एक्यूरेट में, और जब मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे तो 330 लेना पड़ता है। फिर जल में ध्वनि की चाल कितनी, 1483, क्योंकि जल जो है वायु की अपेक्षा उसका घनत्व भी ज़्यादा है और प्रत्यास्थता भी कैसी है, ज़्यादा है, इस कारण से वहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोहे में ध्वनि की चाल और ज़्यादा बढ़ के कितनी हो जाती है, 5130 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो इसमें नहीं लिखी है तो हम आपको लिख के दे देते हैं। लोहे की चाल, ध्वनि की चाल जो है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को कितनी, तो आप बोलेंगे 6400 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो लोहा एल्यूमिनियम है वो लोहे से अधिक प्रत्यास्थ होता है, इस कारण से उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन चालों को थोड़ा सा आपको याद रखना है, और ये वाले क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में कि ध्वनि की चाल मुख्यतः किन तत्वों पर, कारकों पर निर्भर करती है, तो आप बोलेंगे प्रत्यास्थता और घनत्व पर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। तो हमने पीछे हमने आपको केवल आवृत्ति समझाया, तो आपको ध्यान देना है तरंग दैर्घ्य भी क्या होती, बदल जाती है, मतलब उसकी तरंग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई में भी परिवर्तन होता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखना, ठीक है, कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला गुण जो हम बताए थे उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें और डाउट ना बनने दें अपने दिमाग में। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तीव्रता या इंटेंसिटी, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब सीधी बात है, तो वो पीछे आपने ध्वनि की चाल पढ़ी, ध्वनि की चाल मतलब आप कितनी तेज चल रहे हो, कितनी तरंगें पहुंची, इससे मतलब नहीं है। पर तीव्रता मतलब कोई इकाई क्षेत्रफल आपने रख रखा है, इस इकाई क्षेत्रफल पर कितनी तरंगें एक साथ लंबवत पहुँच, जितनी ज़्यादा तरंगें एक साथ लंबवत पहुँचेंगी तीव्रता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो तीव्रता को आप यहाँ पे स्पष्टता से भी रिलेट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी परीक्षा में बनता है वैसे तो, कि
ये वाला क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि आपको कोई ध्वनि साफ सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है, तो इस आधार पर आप ध्वनि के कौन से गुण को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आंसर लगाएंगे स्पष्टता। ठीक है। और यदि आपको यानी आवाज़ देर में सुनाई दे रही हो, धीमी यानी कहने को जल्दी सुनाई दे रही, तो वो ध्वनि की चाल थी। जैसे हम लोग कई बार टीवी वगैरह देखते हैं तो हम लोग उस पर क्या देखते हैं कि टीवी में वीडियो जल्दी आगे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आवाज़ पीछे की आ रही होती है, मतलब डायलॉग डिलीवरी पीछे की हो रही होती। क्यों? क्योंकि हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो प्रकाश है, वो प्रकाश के रूप में आपको दिख रहा है। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, और हम लोग जो आवाज़ सुनेंगे उसकी चाल होती है मात्र कितनी, तो आप बोलेंगे सर 330 मीटर प्रति सेकंड पीछे। तो प्रकाश की चाल जो कि ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोगों को जो पिक्चर होती है वो आगे की दिखने लगती है, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी देर बाद सुनाई देती है। तो वो चाल पर डिपेंड करता है। तीव्रता का मतलब कितनी तरंगें एक साथ पहुँच रही, तो उस आधार पर आपको आवाज़ साफ या फिर अस्पष्ट या फिर बोलेंगे कि तेज़ या धीमी सुनाई देगी। जल्दी और देर में इससे बोलेंगे, और तेज़ और धीमी किससे बोलेंगे, तीव्रता से। तो यहाँ पे हमने जो ये बोला, तो ये चाल के लिए हमने चित्र बनाया है कि कितने जल्दी पहुँचे हो और कितने देर में पहुँचे हो। तीव्रता मतलब कितना पहुँची है, कितनी क्लियर पहुँची है। तो क्लियरिटी या स्पष्टता हम लोग दिखलाएंगे किससे, इंटेंसिटी से। तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा, और हम लोगों को पता तरंगी क्या है, एक ऊर्जा है, के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए किस मात्रा का उपयोग करना है आपको, बैल। और बैल सिर्फ हम लोगों ने घंटी में डाली, क्योंकि घंटी क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अच्छा नहीं बोला, सेकंड बोलने की जरूरत ही नहीं थी, तो वाट मीटर -2 या फिर W मीटर -2 में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब बैल का व्यवहारिक मात्रक क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे ये। ठीक है, में व्यक्त किया जा सकता है। बैल चूँकि बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए उसको हमने थोड़ा सा किसमें तोड़ दिया है, अतः व्यवहार में से छोटा मात्रक डेसीबल में प्रयुक्त कर लेंगे आप। और हम लोग को पता है कि एक बैल बराबर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 10 डेसीबल। तो बस मात्र 10 टुकड़े कर दिए, तो उससे थोड़ा सा डेसीबल छोटा मात्रक हो गया, जो बैल का 10वां भाग है, लिखा भी वहीं पे वैसे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। तो ध्वनि की तीव्रता जो है, जिसको हम लोग इंटेंसिटी के रूप में आई कहते हैं, तो ध्वनि की जो तीव्रता है, ठीक है, स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए आवाज़ जो है इस वाले चुंगे से निकल रही थी, ठीक है, स्पीकर से निकल रही, चुंगा बोलते हैं उसको हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो चुंगा निकल गया मुंह से, तो इस वाले स्रोत से निकल रही थी, और जो भी कोई व्यक्ति है अपना कान यहाँ पर लेके खड़ा हुआ था, तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी आवाज़ आपको कम सुनाई देगी, उतनी स्पष्ट कम सुनाई देगी। ठीक है, तो इस आधार पर यदि हम लोग इसके बीच की दूरी R मान लें, तो हम लोग को पता दूरी सामान्यतः अब जाएगी आवाज़ और टकरा के फिर वापस आएगी, जिसलिए R को 2 बार लेना पड़ता है। तो उस दूरी के हम लोग क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती। वैसे निशान हमें ये वाला लगाना चाहिए। तो I जो है उन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो जो आयाम फॉर एम्पलीट्यूड पढ़ा था हमने ध्वनि तरंगों का, इस प्रकार से फैलना और सिकुड़ना, अधिकतम कितने फैल रहा है आप न्यूनतम कितने सिकुड़ रहा है, इस प्रकार से अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ही हम लोगों ने आयाम कहा था। तो इंटेंसिटी जो है आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आयाम जितना ज़्यादा बड़ा मिलेगा ध्वनि की तीव्रता आपको उतनी अच्छी मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और आवृत्ति के भी वर्ग के क्या है, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान लगाना है। आवृत्ति को हम लोग फ्रिक्वेंसी लिख रहे थे, ठीक है, तो आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी या फिर एन लिखते थे, एन के भी स्क्वायर के समानुपाती। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आवाज़ हम लोगों को साफ सुनाई देगी। और फिर क्या लिखा, माध्यम के घनत्व के भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती। तो माध्यम का घनत्व मतलब डेंसिटी के भी क्या है, केवल इसमें केवल अनुक्रमानुपाती, स्क्वायर नहीं लगाना है। तो ये हम लोगों की सीधी बात है। परीक्षा में क्वेश्चन क्या बनता है, इस पर चर्चा कर लें। यदि आप स्रोत से दूर खड़े हैं तो आपको आवाज़ साफ सुनाई देगी, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने पे तीव्रता क्या होती है, कम होती है। लेकिन यदि तरंग बहुत बड़ी है, तरंग बहुत बड़ी अर्थात उसका आयाम ज़्यादा है, तो आयाम ज़्यादा होने पर इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक है, अगली कहानी, आवृत्ति ज़्यादा, मतलब इस प्रकार से कण जो है अपनी जगह पे खड़े होकर ज़्यादा तेज़ी से फ्रिक्वेंसी दिखला रहा है, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी मतलब घनत्व जो है अपने माध्यम का घनत्व यदि ज़्यादा है, मतलब घना मौसम है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बरसात के मौसम में दूर की आवाज़ भी आसानी सुनाई देती है, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी सी कम सुनाई देगी, या ठंडे के मौसम में और कम हो जाएगी। तो वहाँ पर डेंसिटी पे प्रभाव पड़ता जाता है, और डेंसिटी बढ़ने पर तीव्रता भी क्या होती है, बढ़ती है, और डेंसिटी घटने पर तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर
तो यहाँ पर साफ लिखा है चाल, नहीं तो आप लोग फिर से बोलें सर आपने अभी तो लिख दिया है नीचे कि आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो ये देखिए, तो आवृत्ति पर निर्भर कौन करती है, तो आई का मतलब क्या है, तीव्रता, और ऊपर क्या लिखा है, चाल। तो ये पीछे भी लिखा था वैसे तो ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, लेकिन ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हमने मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या बोलते देखा है या फिर क्या समझते देखा है कि वो तीव्रता और चाल दोनों को एक ही सेंस में लेके चलते हैं। तो तीव्रता मतलब है साफ सुनाई देना, ठीक है, स्पष्टता, अभी भी लिखा है बोर्ड पे, और चाल का मतलब है जल्दी या देर में सुनाई देना। यदि आप जल्दी पहुंच गए तो चाल ज़्यादा थी, देर में पहुंच गए तो चाल कम थी। तो इसको थोड़ा सा समझें एक बार, और यदि कोई डाउट हो तो संपर्क करें, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते बोरियत हो, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है और सब कुछ इम्पोर्टेंट है और सब कुछ आ सकता है, क्योंकि पेपर बहुत सारे होंगे और किस पेपर में क्या आएगा इस बात की कंफर्मेशन नहीं होती है, इसलिए सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। तो ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों के प्रभाव पड़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने लिख रखा है ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ठीक है। तो ध्वनि की चाल पर जब दाब का प्रभाव करेंगे आप, तो ध्वनि की चाल पर दाब का सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब प्रेशर कितना भी बढ़ता रहे, ध्वनि तो जो है आसानी से यहाँ से वहाँ तक जाती रहेगी, ये आपको ध्यान देना है। अर्थात दाब घटाने पर, दाब बढ़ाने पर चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो अपरिवर्तित रहेगी। अगली कहानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सभी परीक्षाओं में आते हैं, चाहे हम लोग SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे व्यापम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी क्या होती है, सामान्यतः बढ़ जाती है। और वायु में, मतलब हवा में, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस का ताप यदि बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, ध्वनि की चाल जो है 0.6, लगभग में मानना आपको 6.1 लिखा है बाकी स्पष्ट रूप से, तो 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो सीधी बात है, हम लोगों को पीछे जो भी याद कराया गया है कि ध्वनि की चाल जो है वायु में कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये भी आपको अभी याद रखना है कि ये कितने तापमान पे, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। और हम लोगों को पता है कि पूरी पृथ्वी पर तापमान क्या हमेशा 0 बना रहता नहीं, तो हम लोगों के भारत में, फिर हम लोगों के मतलब पूरे पृथ्वी पर औसत रूप से आदर्श तापमान कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और ग्लोबल वार्मिंग होने से अब इतना तापमान कोई पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठंड के मौसम में भी हम लोग देख रहे हैं इतना तापमान आसानी से हो जाता है, मतलब ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। सीधा क्वेश्चन यदि परीक्षा में बन गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो अभी आपने याद कर लिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 होती है, और यदि आप 1 डिग्री बढ़ाओगे, बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 0.6 बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है बस, तो यदि 25 डिग्री सेल्सियस पे आप ध्वनि की चाल निकालना चाहते हो, तो आप 0 की चाल और धन 25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की चाल, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 0 की चाल आपने कितनी रखी है, 332, ठीक है, और प्लस कर देंगे आप कितना, तो 1 डिग्री पे बढ़ता है कितना, 0.6, तो 25 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, 0.6 × 25, और 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150। तो आपको आखिरी में क्या मिलेगा, 332, और प्लस में 25 छक्के 150 मतलब 15। तो चाल कितनी हो जाएगी हम लोग की, 347 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 डिग्री बढ़ेगा तो मात्र 0.6 की वृद्धि होगी, तो 25 डिग्री बढ़ने पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, 15 की। तो 332 और 15 कितना हो जाएगा, 347। तो वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग में इतना माना जाता है, और ध्वनि की चाल पे कितनी लेके चल रही है आप लोगों को, 347। फिर NCERT की किताबों में 346 लिखा मिलता है कि वर्तमान तापमान बढ़ने के कारण। तो बस सीधी चीज़ आपको ये याद रखना है, 1 डिग्री तापमान बढ़ाएंगे आप तो ध्वनि की चाल जो है 0.6 बढ़ जाएगी। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं अब, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। तो नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है शुष्क युक्त वायु के घनत्व से कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है भैया जब मौसम सूखा है, ठीक है, जब मौसम सूखा है तो वायु के कण जो है जैसे छोटे छोटे हैं, धूल के कण भी ऐसे छोटे छोटे हैं, लेकिन जब वायु में नमी या आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी आ जाएगी तो इन सारे कणों के द्वारा पानी को सोख लिया जाएगा और इनका आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा। और पीछे हमने आप लोगों को बर्नौली के पेपर में बताया था, या फिर दाब के पढ़ाते समय बताया था कि पृथ्वी को एक बंद निकाय की भांति मानते हैं। मतलब उसी वाली जगह पे पहले जो कण थे, इस प्रकार से यदि एक निश्चित एरिया की आप बात कर रहे हैं तो निश्चित एरिया वॉल्यूम में पहले यहाँ पे जो कण थे छोटे छोटे होने के कारण ज़्यादा थे, ठीक है। अब लेकिन जब इस प्रकार से नमी के रूप में पानी को सोख लेंगे तो एक विशेष किसी आयतन में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम, मतलब उनकी डेंसिटी क्या होगी,
कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम होने पर आपको जो आवाज़ है, आवाज़ मतलब डेंसिटी कम होने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग समझाने के लिए मान सकते हैं, पहले कण जो थे पास पास बैठे थे, ठीक है, तो पास पास जब बैठे थे तो ध्वनि की तरंग इनके बीच से आसानी से नहीं निकल पा रही थी और उसकी चाल क्या होती जा रही थी, कम हो रही थी। अब जब ध्वनि की चाल वहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि नमी गलत बोल गए हम, थोड़ा सा फिर से बोलते हैं, जब नमी बढ़ने से उनका आकार बड़ा हो गया और घनत्व तो कैसा हो गया, कम हो गया, मतलब इनके बीच में इनको स्पेस मिल जाएगी, ध्वनि तरंग आसानी से यहाँ से वहाँ तक जा पाएगी। हमने एकदम व्यवहारिक तरीके से समझा दिया, एक बार फिर से रिपीट करेंगे अभी। तो आप लोगों को पहले पॉइंट पढ़ दें कि नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है शुष्क वायु के घनत्व से कम, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कणों का आकार बढ़ गया है, तो आकार बढ़ने के कारण संख्या हो जाएगी कम, और संख्या कम का अर्थ हो जाएगा घनत्व कम। तो इस वाली स्थिति में शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल कैसी अधिक होगी, तो उसको हमने व्यवहारिक तरीके से कैसे समझा दिया आप लोगों से। जब घनत्व ज़्यादा है तो चलने के लिए जगह कैसी मिलेगी, कम। या फिर कुछ लोगों ने यदि पढ़ रखा है तो हमने ध्वनि की चाल जो है घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व के मामले में कैसा उसका संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो घनत्व ज़्यादा है तो चाल कम, और घनत्व कम है तो चाल ज़्यादा मिलेगी। आप व्यवहारिक तरीका जो आप परीक्षा में याद करके जाएंगे, चूँकि सर यहाँ पर जगह कम मिल रही थी, घनत्व ज़्यादा था, तो आसानी से यहाँ से वहाँ नहीं जा पाए, मतलब चाल कम हो गई। और जब जगह मिल जाएगी तो आप आसानी से यहाँ से वहाँ जाओगे, स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्पीड से गाड़ी नहीं चला पाएंगे, भीड़ भाड़ कम है, ठीक है, तो स्पीड से गाड़ी चला लेंगे, तो चाल बढ़ जाएगी। तो आप व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं। तो जिन लोगों ने पूरा सूत्र पढ़ रखा है उनके लिए हमने बता दिया, ध्वनि की चाल का सूत्र होता है L अपॉन D या P अपॉन D होता है। P फॉर प्रेशर और D फॉर डेंसिटी। वैसे प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर P की जगह पे क्या लिखा मिलेगा आपको किताबों में, E अपॉन D, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। तो उसकी चर्चा भी नहीं करते, नहीं तो आप लोग फिर ज़्यादा भटक जाएंगे। बस ये आपको याद रखना है कि डेंसिटी के मामले में ध्वनि की चाल जो होती है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखती है। और व्यवहारिक तरीके ज़्यादा अच्छा लगा, तो भी ज़्यादा फंस के आप लोगों का कॉन्फिडेंस डल नहीं करते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। आप एक बार इसको फिर से चाहो तो रिवाइंड करके देखें और फिर से अकेले में बैठ के सोचें कि कैसे होता। तो हमने बता दिया, घने मौसम में या घनी जगह पे गाड़ी चलाने में दिक्कत, मतलब चाल कम। और जब डेंसिटी घट रही है, इसका मतलब बीच में जगह क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा, और अणुओं का आकार बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते चलते हैं। तो ध्वनि के लक्षण की बात कर लें तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। तो पहला हमने बोला है यहाँ पर प्रबलता का साफ लिखा है पर लाउडनेस, मतलब कितनी आवाज़ आपको तेज या धीमी सुनाई दे रही है। तो प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देगी। जैसे आप लोगों को अभी हमारी आवाज़ थोड़ी सी धीमी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हम धीमे धीमे बोल रहे हैं, तो हमने अपनी ध्वनि के कौन से गुण को कम कर दिया, तो आप बोलेंगे प्रबलता को, ठीक है। तो तेज या मंद सुनाई देना ध्वनि का कौन सा गुण है, तो आप बोलेंगे प्रबलता। पीछे हमने क्या पढ़ा था, तीव्रता। तीव्रता मतलब था स्पष्ट या अस्पष्ट। जैसे हमारी आवाज़ शायद पूरी स्पष्ट नहीं है तो हमारी आवाज़ की तीव्रता कम है, ठीक है। अधिक स्पष्ट तीव्रता अधिक है। लेकिन यदि आपको तेज या धीमी सुनना है तो आप उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, प्रबलता। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है, फ़ोन। तो आप फ़ोन के आधार पे आप ध्वनि की प्रबलता जो है बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, ये भी आपको याद रखना है। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में यदि आप संबंध बनाने के जाएंगे तो प्रबलता जो है, ठीक है, प्रबलता जो है ध्वनि की तीव्रता से सीधा समानुपाती होता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, सीधा प्रबलता जो है ध्वनि की तीव्रता से सीधा समानुपाती होता है। मतलब जितनी आपकी आवाज़ जितनी साफ होगी, प्रबलता भी उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो प्रबलता मतलब तेज या धीमा सुनाई देना, और उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग फ़ोन का उपयोग करते हैं। फ़ोन में हम लोग जितने अच्छे होते हैं, हम लोग उतना आवाज़ तेज़ और धीमी सुनाई देती है, इसलिए उसका मात्रक फ़ोन मान लिया जाता है, ठीक है। अगली कहानी, प्रबलता जो है आपके आई मतलब इंटेंसिटी के क्या है, समानुपाती, ध्वनि की तीव्रता के समानुपाती है। तो टॉपिक थोड़ा सा ईजी है, इसलिए और गति बढ़ा के ही चलते हैं हम। आखिरी में इकट्ठा रिवाइज कर लेंगे। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में यहाँ पर संबंध बनाने की कोशिश की गई है आपके सामने। तो प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि आपको तेज या धीमी सुनाई देगी, जबकि तीव्रता ध्वनि की ऊर्जा का परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींची गई इकाई के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। यहाँ पर हम अपनी भाषा भी लिख देते हैं। ध्वनि की तीव्रता की सहायता से आप उसे स्पष्ट या अस्पष्ट घोषित कर सकते हैं, ठीक है। कि जितनी ज़्यादा तरंगें आपके लंबवत कान के पर्दों पे पड़ेंगी, उतनी ज़्यादा हम लोगों को आवाज़ सुनाई देगी। इसलिए हम लोगों ने कई बार देखा, कुछ लोगों को यदि साफ सुनाई देता तो लोग इस प्रकार से आपके मुंह के सामने कान कर लेंगे, मतलब ऐसे नहीं बैठेंगे, फिर कैसे करेंगे, ऐसा करके ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान
डगवाने का काम कौन सा गुण करता है, तो आप बोलेंगे तीव्रता। लेकिन तेज धीमा सुनाई देने का काम कौन करेगा, तो प्रबलता। तो प्रबलता, तो जो प्रबलता है वो चेतना संबंधी, मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा आवाज़ तेज या धीमी सुनाई देगी। क्योंकि हम इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, कई बार आपने देखा है कि हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े डीजे या फिर बैंड बाजे बजते रहते हैं और बच्चे सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चेतना में नहीं, मतलब उनने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो प्रबलता ध्यान पर डिपेंड करेगी, लेकिन तीव्रता वस्तुनिष्ठ। आप ध्यान भी दे सकते हो, चाहो नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा, आपको आवाज़ सुनाई भी देगी और नहीं भी सुनाई दे सकती। मतलब वस्तुनिष्ठ, मतलब आपके पास विकल्प है ध्यान देने का या फिर ना देने का, पर ये पूर्णतः ध्यान देने संबंधी प्रबलता। जैसे आप लोगों को यदि हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, हो सकता है आपका दिमाग अभी कहीं और लगा होगा, आप यदि ध्यान बढ़ाएंगे तो आपको हमारी आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, आप ज़्यादा फोकस भी कर पाएंगी। प्रबलता को माप नहीं सकते, भले इसका मतलब हमने पीछे क्या पढ़ा, फ़ोन पढ़ा है, तो फ़ोन के द्वारा हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे फ़ोन, मतलब हमारी ध्वनि की जो प्रबलता है, एक फ़ोन है, 2 फ़ोन है, 3 फ़ोन है, इसलिए इसको सामान्यतः मापेंगे नहीं। भले इसका मात्रक क्या है, फ़ोन है, तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए अपना मात्रक फ़ोन बना रखा है, बाकी व्यवहारिक जीवन में इसका हमें कोई मात्रक नहीं मिलेगा। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है, हम लोगों को पता है किसमें नापते, तो आप बोलेंगे बैल। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, बैल है। फिर डेसीबेल छोटा मात्रक है जिसमें ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर प्रबलता सुनने वाले कान की सुग्राहिता पर निर्भर करेगी, क्योंकि चेतना भी लिखी है भाई, चेतना यदि अच्छी होगी तो सुग्रता ही भी अच्छी होगी, या फिर सुग्राहिता अच्छी है तो चेतना भी अच्छी होगी। मतलब सुग्राहिता मतलब आपके कान की क्वालिटी, कि कान के पर्दे की क्वालिटी कितनी अच्छी, तो कान की भी सफाई होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मैल गंदगी नहीं होना चाहिए, ताकि आपको आवाज़ साफ़ और तेज़ सुनाई दे। तो साफ़ वहाँ पर जाना है तो तेज़ सुनाई दे। और ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले की कान की सुग्राहिता पर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी, बस लंबवत करने कितनी पड़ रही है उस आधार पर सुनाई देगी, ऐसा मानते हैं। बाकी डिपेंड तो हमारे साथ से दोनों चीज़ करेंगी। बाकी सुग्राहिता ज़्यादा चाहिए कहाँ पे, प्रबलता पे, यहाँ पर सुग्राहिता उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी कहानी ये भी ईजी और इंटरेस्टिंग है कि ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। मतलब यदि आवाज़ समझिए यहाँ से उत्पन्न की जा रही है, फिर से हमने यहाँ पे चुंगे के रूप में स्पीकर लगा दिया है, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति, तो इन दोनों व्यक्तियों को जो ध्वनि की स्पष्टता है, मतलब तीव्रता आई का मान तो सेम सुनाई देगा, लेकिन प्रबलता जो लाउडनेस है वो अलग अलग हो जाएगी। L1 L2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है भैया कि ध्वनि की तरंगें जो हैं सब तो यहाँ से लेके अनंत तक जाएंगी, तो उनकी तरंगों की संख्या में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन प्रबलता दूरी बढ़ने पे कैसी होती जाएगी, कम। इसको ध्यान आप कैसे समझ सकते हो कि आप लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, क्या दूर की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? नहीं, ठीक है, दूर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि उस पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, उन पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो। और जो लंबवत आने वाली तरंगें हैं उनको आपने रोक दिया है, ठीक है। यदि वो नहीं रोकते तो वो आपके पास तक सेम इंटेंसिटी में आती, ठीक है। तो प्रबलता जो है वो दूरी पर निर्भर करती है, लेकिन तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो इसको थोड़ा सा समझ के चलना है और याद भी रखना है, यदि कोई समस्या आती है तो फिर से एक बार बोलते हैं कि भैया दूरी बढ़ने पर प्रबलता में कमी आएगी, लेकिन तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रबलता जो है सुग्राहिता पर डिपेंड करती है, ध्यान पर डिपेंड करती है, और तीव्रता तो आती जाती रहेगी। तो ध्वनि का अगला गुण है, दूसरा गुण है तारत्व, जिसका मतलब होता है आवाज़ का मोटा या पतला होना, ठीक है। तो हम लोग को पता है तार कैसे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो तार से बन गया तारत्व या पिच। तो तारत्व के द्वारा आप किसी भी आवाज़ का मोटा या पतला होना पहचानेंगे। तो तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मेन तो परीक्षा में इजी क्वेश्चन तो यही आएंगे कि यदि आप किसी की आवाज़ को मोटी या पतला बोल रहे हो या फिर समझ पा रहे हो, तो आप उसकी आवाज़ के कौन से गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको आंसर लगाना है। ऑप्शन मिलेगा चाल, तीव्रता, प्रबलता, गुणता। तो आप लोगों को किसको पिक करना है? तारत्व को पिक करना है, क्योंकि तार मोटे पतले होते हैं। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और यदि आवृत्ति अधिक है तो आपको पिच भी कैसी मिलेगी? अधिक मिलेगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया आवृत्ति लिखना है हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग वहाँ पे n से दर्शा रहे थे। तो पिच समानुपाती हो जाएगी इसके, जो लिखा भी है ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व कैसा होता है? अधिक होता है, और ध्वनि पतली होती है, ठीक है। तो साथ में आप लोगों को यहाँ पे ध्वनि कैसी मिलेगी? पतली। तो पतली भी हमने यहाँ पे लिख दिया साथ में। तो पतलापन ज़्यादा चाहिए आपको तो आवृत्ति बढ़ाओ तो आपको साथ में पिच भी आपको अधिक मिलेगी। उसी प्रकार से यदि
ध्वनि की आवृत्ति कम होती जाएगी तो तारत्व कम होगा, और ध्वनि कैसी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो जो पतला और मोटा वो तो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। यदि आवाज़ मोटी है, जैसे हमारी आवाज़ हल्की सी मोटी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी आवाज़ का तारत्व कैसा है, कम है, और आवृत्ति भी कैसी है, कम, क्योंकि आवाज़ जो मोटी है तो वो मोटी आवाज़ आसानी से ऐसे गति नहीं कर पा रही होगी। तो आगे चलते हैं। तो मेन तो आप लोग अभी इतना ही याद करें, और फिर दूसरी बार जब इसका रिवीजन करेंगे तो फिर आप आगे इन चीज़ों पर ध्यान दें। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो मोस्टली यही वाले आने होते हैं कि तारत्व जो होता है वो किस वाले गुणों पर डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे या फिर किस वाले गुण की पहचान करता है, तो आवाज़ के मोटे या पतले होने की पहचान करता है। उसी प्रकार से गुणता मतलब क्वालिटी, तो आवाज़ सुनने में कितनी अच्छी कितनी बुरी। जैसे आप लोगों को लग रहा है हमारी आवाज़ एकदम सोनू निगम जैसी सुरीली है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, और किसी को लगता है कोई अच्छी नहीं है, तो उसकी क्वालिटी आपको कुछ लोगों को बुरी और कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है। तो उस आधार पर आपको जो अच्छा और बुरा जो आप पिक कर रहे हैं वो कौन सा गुण है, तो आप बोलेंगे ध्वनि का गुणता है, क्वालिटी नाम का गुण है। तो गुणता ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान प्रवृत्ति की ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत होता है। आप पहचान सकते हो अच्छी है कि बुरी, और साथ में ये भी पहचान सकते हो किसकी आवाज़ है। ठीक है, तो गुणता के आधार पर मेन तो आप आवाज़ों में अंतर करेंगे। जो आप लोग इंडियन आइडल वगैरह या फिर जो भी सीरियल वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर जो जज वगैरह लोग बैठे होते हैं वो लोग अच्छी बुरी होने के साथ साथ मेन तो ये देख रहे होते हैं कि आपकी आवाज़ में क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो क्वालिटी तो वो लोग समान प्रबलता की आवाज़ सुन रहे होते हैं, और उसमें वो लोग उनकी आवाज़ की क्वालिटी पहचानते हैं, अर्थात गुणता पहचानते हैं, उनमें अंतर करते हैं। तो ध्वनि की गुणता जो है सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम, सन्नादी स्वर वही आवाज़ मतलब हम लोग सारे गामा पा करते हैं, उनकी संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। तो जो क्वालिटी है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी अधिक आवाज़ स्पष्ट होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, और स्पष्टता मतलब तीव्रता। तो आखिरी में बस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आप लोगों को क्या क्या याद करना है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मेन तैयारी की बात करें तो हमने सबसे पहले ध्वनि की चाल पढ़ी। तो ध्वनि की चाल के रूप में आप लोग ध्वनि का तेज, ठीक है, ध्वनि का तेज या धीमा व्यक्त करेंगे, या फिर और ये हम बोलें कि ध्वनि की आवाज़ आपको कितनी जल्दी और कितनी देर में सुनाई दे रही है, वो चाल के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। फिर हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था क्या, तीव्रता इंटेंसिटी। तो तीव्रता इंटेंसिटी के द्वारा आप ध्वनि की स्पष्टता पहचानेंगे कि भैया कितनी आवाज़ क्लियर है या फिर कितनी आवाज़ क्लियर नहीं है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कौन, प्रबलता। तो थोड़े थोड़े डाउट बनते इसलिए उसको अलग से हम लिख के आपको क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रबलता के द्वारा अब आवाज़ के क्रमशः तेज और धीमा, भैया कितनी तेज़ है और कितनी धीमी है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर अभी हम लोगों ने इसी पेज पे पढ़ा है कौन, तारत्व। तो तारत्व के द्वारा किसी व्यक्ति की आवाज़ को आप मोटा या पतला निर्धारित कर पाएंगे, और ये सब फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी। ये पतला लिखा तो पल्ला पल्ला दिखाया आप लोगों को। और लास्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा क्या, गुणता या क्वालिटी। तो गुणता का आवाज़ का अच्छा या बुरा, और साथ में हम लोग कई बार देखते हैं ना कि आवाज़ सुन के ही आप समझ जाते किसकी आवाज़ है, तो आप ध्वनि में अंतर कर सकते हो। तो ध्वनि में जो आप अंतर करते हैं कि ये आवाज़ अमिताभ बच्चन की वाली आवाज़ सलमान खान की, किसी भी ऐसे व्यक्ति की, हम लोग अपने परिवार वाले लोगों की आवाज़ भी आसानी से अंतर कर लेते सुन के ही कि पापा आने वाले, भैया पढ़ने बैठ जाओ, पापा का आवाज़, पापा की नीचे से आवाज़ सुनाई देने लगी तो पढ़ने बैठ गए। तो आपने आवाज़ सुनते ही पहचान लिया, ठीक है, यानी अंतर कर लिया। तो वो हम लोगों ने ध्वनि के कौन से गुण का अध्ययन किया है, तो आप बोलेंगे क्वालिटी या फिर गुणता का अध्ययन किया है। तो टॉपिक थोड़ा सा इजी था लेकिन लेंदी था, तो उसको आप एक बार फिर से ध्यान से रिवाइज कीजिए। हमने स्पीड ज़्यादा रखी, तो यहाँ पे आखिरी में ब्रीफ रिवीजन करने की कोशिश की है, और बहुत से टॉपिक आपको फिर से पढ़ने चाहिए, हम तो ये सलाह देंगे। और कोई डाउट बनता है तो हमसे शेयर कीजिए। जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हमने जल्दी बोल दी, या फिर कुछ चीज़ डेटा जो है यहाँ वहाँ से मर्ज हो गया था, तो उसको आप फिर से पकड़िए, और डाउट बनता है तो हमसे पूछिए, क्योंकि इनमें बहुत हद तक समानता है, इसलिए हमें काफ़ी ध्यान से अध्ययन करना पड़ता है, पर उतना टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। प्रतिध्वनि या एको या इको बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ मतलब मजबूत टफ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, ठीक है, परावर्तित होती हैं, तो इस परावर्तित ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, एको कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति देखिए लगातार जोर से अरा कर रहे हैं, ये टकरा के कहाँ आ रही है, वापस आ रही है। तो इस वापस आने वाली घटना को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रतिध्वनि। ये व्यक्ति भी सेम कहानी दिखला रहे हैं कि ये मुंह से चिल्ला रहे हैं और ये टकरा के फिर ध्वनि
वापस आ रही है। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको प्रतिध्वनि के उदाहरण दिखलाए गए हैं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता, ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता भी हो सकता है। श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ये कुछ लोगों को पहले से रटी हुई है, ठीक है। तो श्रोता और स्रोत यहाँ पर, क्योंकि सामान्यतः कई बार स्रोत और श्रोता सेम हो सकते हैं, बाकी श्रोता मतलब सुनने वाला। तो श्रोता सामान्यतः वैसे ईजी नहीं, सही ऐसा लिखा जाएगा। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रवाह कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। और हम लोगों को पता है कि ध्वनि की चाल कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये तो हो गई ध्वनि की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ध्वनि जो है यहाँ से लेके यहाँ जाएगी और आपको फिर से सुनाई देगी। तो हम लोग ये भी पीछे बोला गया है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है? तो आप बोलेंगे 1/10 सेकंड। मतलब अगली ध्वनि आपको सुनाई देगी 1/10 सेकंड समय के बाद। और वो सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस पे इतने से कम इतने से तो गति करेगी। तो आपको यदि इस 332 मीटर प्रति सेकंड वाली ध्वनि को 1/10 सेकंड बाद फिर से सुनना है, तो आपको कितनी दूरी आपकी ध्वनि को कितनी दूरी से आना पड़ेगा वो हमें निकालना है, जो कि हमने कितनी दे रखी है आपको? 17 मीटर, लगभग में 16.6। तो ये हो गई हमारी ध्वनि की चाल। दूरी की गणना हम लोगों को करनी है। और ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। तो यहाँ पे आप बटे में लिखेंगे 1/10। हम लोगों को दूरी का मान चाहिए है, तो आप दूरी को यहीं रखेंगे और इस पूरी को 13 गुणा करके यहाँ पहुँचा देंगे। तो 332 में गुणा हो जाएगा 1/10 से। तो आखिरी में दूरी का मान हो जाएगा 33.2। और ये आएगा किसमें? मीटर में। पर आप लोग फिर से बोलेंगे सर आप तो यहाँ पर 33.2 लगा के बैठे हो और लिखा यहाँ पे कितना है? 16.6। तो आपको ये भी तो बोलना है कि सर जो ध्वनि है पहले जाएगी, फिर टकराएगी और वापस आएगी। तो आपको ये दूरी कितने बार तय करनी पड़ेगी? 2 बार। तो हमें तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है 1 बार। तो आने जाने में कुल दूरी तय होगी कितनी? 33.2। तो एक साइड से बस जाने में दूरी कितनी होगी? जब इसको आप 2 से भाग लगाएंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 16.6, जिसको लगभग में कितना मान लेते हैं? तो आप बोलेंगे 17 मीटर मान लेते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए व्यक्ति और परावर्तक सतह के बीच में जो दूरी है न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। लगभग में एग्जैक्टली कितनी? 16.6 मीटर। कब? 16 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड के अनुसार। क्यों? क्योंकि हम लोगों के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? मात्र 1/10 सेकंड तक। यदि आप लोग हमारे शब्द सुन रहे हैं और यदि आपके कान सही काम कर रहे हैं तो आपको पिछला शब्द और अगला शब्द जो सुनाई दे रहा है वो सामान्यतः कितने समय तक सुनाई देता रहेगा? 1/10 सेकंड तक। और उसके पहले यदि कोई शब्द आपके कान तक पहुंचेगा तो वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि का प्रवाह इतने समय तक रहता है। तो इसके बाद जो सुनाई देगा वो आपको आसानी से सुनाई देगा, पर उससे जो जल्दी आएगा वो सुनाई नहीं देगा। इसी आधार पर ये वाली दूरी निकाल ली गई है। तो जो प्रतिध्वनि है वो ध्वनि के परावर्तन का गुण है। और यदि हम लोग बात करें किसकी? ध्वनि के अपवर्तन। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा लिखना था यहाँ पे। ध्वनि जो है, ठीक है, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन के कारण ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में क्या होता है? दिन में तापमान ज़्यादा होता है और ध्वनि जो है रास्ते में घनत्व बढ़ जाने से परावर्तित होकर यहाँ से यहाँ आ जाती है, लेकिन रात में घनत्व थोड़ा सा कम हो जाएगा और ध्वनि जो है अपवर्तित होकर इस प्रकार से दूर तक गति कर जाएगी और ध्वनि आपको ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी। व्यवहारिक कारण हम लोग ध्यान दें यहाँ पे। तो व्यवहारिक कारण इस प्रकार से बोल सकते हो कि ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में दूर तक क्यों सुनाई देती है? क्योंकि दिन में भैया बहुत सारा हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, रास्ते में बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही होती हैं, तो उन बीच की ध्वनियों के द्वारा मेन ध्वनि की टक्कर होती है और वो उतनी आसानी से आगे तक नहीं बढ़ पाती है। लेकिन रात में बहुत सारी ध्वनियाँ नहीं होती, इस कारण से एक ध्वनि जो है ज़्यादा दूर तक गति आसानी से कर पाएगी और दूर दूर की आवाज़ हम लोगों को सुनाई देती है। बाकी उसका कारण आपको टेक्निकल कारण क्या याद रखना? अपवर्तन। क्योंकि दिन में अपवर्तन ज़्यादा नहीं हो पाता, परावर्तन होने लगता है वहीं पे पूर्णांतरिक के रूप में, और रात में अपवर्तन आसानी से हो पाता है और ध्वनि जो है अलग अलग मार्गों से भी दूर तक गति कर जाती है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपको बस यहाँ पे फैक्ट के रूप में याद रखना है मेन तो कि ध्वनि जो है रात में की अपेक्षा दिन की अपेक्षा रात में दूर तक सुनाई देती। किस गुण के कारण? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। बाकी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इस पेज पर तो ये वाली घटना थी। आगे बढ़ते हैं।
तो अगला फैक्ट अनुनाद, वैसे ये भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग रहता है आप लोगों के बीच में, बाकी क्वेश्चन इससे काफ़ी बनते हैं। अनुनाद या रेजोनेंस, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, कंपन पर आधारित चीज़ है। तो क्या है इसका हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं ताकि उन्हीं शब्दों को हम समझाएं जो आपको समझने हैं। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम के कंपन करने लगती है। इस घटना को आप क्या कहते हैं, अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुनाद की हम लोग यदि चर्चा कर लें, हम लोगों को पता है कोई भी ध्वनि तरंग जब आ रही है आपके पास तो वो भी तो कोई ना कोई कणों से मिलकर बनी है, और उन कणों में भी क्या हो रहा होता है, कंपन हो रहा होता है। यदि हम लोग चाहते हैं ये वाली चीज़ हम लोग को आसानी से सुनाई दे या फिर इनको हम लोग कैच करें, जैसे हम लोग बात कर लें किसकी, रेडियो की, तो जो रेडियो वगैरह होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते, तो आप बोलेंगे अनुनाद पे काम कर रहे होते। तो रेडियो के अंदर हम लोगों ने जो कहने को अपना ट्रांसमीटर लगा रखा है, तो उस ट्रांसमीटर में जो भी वायर आपने यूज किया होगा, ठीक है, मान लीजिए आपने ये वाला वायर लगाया है, ठीक है, इसी वायर को हम लोग घुमा घुमा के क्या करते हैं, टाइट करते रहते, कभी ढीला करते रहते हैं। तो इसी पतले पतले वायर होते हैं, उन पतले पतले वायर में भी इस प्रकार से क्या होता है, कंपन होता है। तो हमने यहाँ से कोई ध्वनि तरंग को कैच करने की इच्छा है, तो इन वाले ध्वनि तरंगों में भी इस प्रकार से कंपन हो रहा है। तो जब इनकी कंपन और इनकी कंपन इस प्रकार से सेम हो जाते हैं तो ये ध्वनि जो है इसको आसानी से कैच कर ली जाएगी। उनमें जो भी डेटा है वो आप सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं। रेडियो मोस्टली सुनने के लिए होता है, तो रेडियो टीवी वगैरह जो होते हैं सब किस सिद्धांत पर काम करते हैं, अनुनाद। मोबाइल वगैरह भी किस पे काम करते हैं, अनुनाद। तो इसके लिए बस हम लोग को ये जाली बात याद रखनी है कि जो ध्वनि तरंग या फिर कोई भी तरंग हमारे पास आ रही है उसकी तीव्रता, उसकी आवृत्ति और जो आपका कहने को यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसके अंदर पदार्थ की आवृत्ति जब सेम हो जाएगी तो वहाँ पर अनुनाद का गुण कैच कर लिया जाएगा और आप डेटा को स्वीकार कर पाओगे। तो यहाँ पर तो हमने आपको अनुनाद के नामक गुण के आपको फ़ायदे बता दिए कि रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल जो हैं सब समान फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को कैच करके डेटा को यहाँ से वहाँ करा लेते हैं। लेकिन अनुनाद का एक अपवाद के रूप में एक प्रकार से नुकसान भी हम लोगों की परीक्षाओं में आता है कि जो रोप वाले पुल होते हैं, रस्सी वाले पुल होते हैं, हवा में बेचारे लटके रहते हैं, ठीक है, और हवा के कारण थोड़े से ऐसे ऐसे इस प्रकार से हिलते भी रहते हैं। तो जब इनके ऊपर सैनिक गति करते हैं, तो सैनिक जो लेफ्ट हमारे यहाँ पर उसको लिप लाई लिप कहते हैं, तो जब वो लेफ्ट या फिर लिप लाई लिप करते हैं तो उस समय उनके हाथ पैर की आवृत्ति और इस पुल की आवृत्ति यदि सेम हो जाती है तो ये पुल और ये सैनिक बहुत तेज़ गति से इस प्रकार से क्या करने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं, और आजू बाजू जहाँ से ये पुल की रस्सियाँ बंधी होती हैं वो टूट सकती हैं और पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है, कुछ भी घटना हो सकती है। तो यहाँ पर तो अनुनाद प्राप्त करने से आपको आवाज़ और सिग्नल सुनाई देंगे, लेकिन जो हमारे सैनिक वगैरह होते हैं उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जब इस प्रकार से लकड़ी वाले पुल पे या फिर इस प्रकार से लटकते हुए पुल पे चलें तो आपको एक पाँव और एक हाथ को, मतलब यदि आप इस वाले हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो उसके विपरीत आप दूसरे वाले पाँव को आगे बढ़ाएं। मतलब सीधी बात है, एक साथ दोनों दाएं या फिर बाएं प्रकार के पैरों को आप आगे, हाथ और पाँव को इकट्ठे आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो वो जो मेन ट्रेनिंग दी जाती है वो किस गुण से बचने के लिए दी जाती है, तो आप बोलेंगे अनुनाद से बचने के लिए ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती है, लिप लाई लिप करने की, कि भैया दायाँ पाँव तो बायाँ हाथ आगे बढ़ाइए ताकि पुल और हमारे सैनिकों की आवृत्ति सेम ना हो पाए और पुल जो है बहुत तेज़ गति से दोलन ना करे और टूटने से बच जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है ध्वनि का व्यतिकरण या फिर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं, टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं इसके। तो ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ सर होता है तो जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को आप ध्वनि का व्यतिकरण या फिर इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि ध्वनि के व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें भी हम लोगों से परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास साउंड बनाया था, समझिए कान जैसा बना दिया हमने, तो मान लीजिए हमारे पास एक फिर से साउंड था जिसको हम लोग अपने लोकल भाषा में चुंगा कहते हैं। तो यहाँ से एक साथ बहुत सारी तरंगें निकल सकती हैं, खुद एक तरंग बस निकलेगी, लाखों अनंत तरंगें निकलती हैं। तो कुछ तरंगें इस प्रकार से निकली मानिए कि क्योंकि एक ही स्रोत से निकलना है, दोनों की आवृत्ति या आयाम समान थे और आगे जाके किसी एक बिंदु पे टकरा गई, ठीक है, आगे जाके किसी एक बिंदु पे टकरा गई। तो टकराने के बाद इनकी जो एनर्जी है या तो वो घट सकती है या बढ़ सकती है। तो उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, मतलब वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण। तो इसमें सीधा क्वेश्चन बस ये बनता है, व्यतिकरण के लिए
तरंगों का एक ही स्रोत से निकलना आवश्यक है कि अलग अलग स्रोत से भी निकल सकते हो? तो आप बोलेंगे उनको एक ही स्रोत से निकलना आवश्यक है। ठीक है, एक ही स्रोत से निकलना आवश्यक है, फिर उनको आगे जाके किसी एक बिंदु पर टकराना है, और टकराने के बाद या तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर हो सकता है घट जाए। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यदि दोनों तरंगे, यहाँ पे एक और आप लोगों ने यदि पढ़ रखा होगा संपोषी प्रकार का और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जो व्यतिकरण होता है दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। तो यहाँ पे क्या घटना आपको याद रखना है, यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, यदि दोनों तरंगे इस बिंदु पर एक ही कला में पहुँचती हैं, हम लोग को पता है ध्वनि तरंगों को हम लोग संपीड़न या ब्रदन के रूप में दो कलाओं में बांट सकते हैं। तो यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुँचती हैं तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ध्वनि की तीव्रता आपको अधिकतम होगी और वो आपको आसानी से स्पष्ट सुनाई देगी। तो यदि यहाँ पे वो लोग समान कला में पहुँचे हैं तो वो दूर तक भी जाएंगे और कैसे होंगे, स्पष्ट होंगे। ठीक है, यदि वो यहाँ पे समान कला में पहुँचे हैं, मानिए संपीड़न या बिलन में टकराए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी और व्यतिकरण हो जाएगा कौन सा, संपोषी प्रकार का, और उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। तीव्रता हमें कैसी मिलेगी, अधिक। लेकिन इसके विपरीत यदि वो विपरीत कला में पहुंचे हैं तो इनकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिख दिया असमान। यदि ये असमान कला में टकराए हैं तो उस वाली स्थिति में तीव्रता क्या हो जाएगी, कम, और आपको आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं सुनाई देगी। तो इस प्रकार से टकराने के बाद उनका पुनर्वितरण हुआ है, उसमें ऊर्जा में कमी भी आ सकती है, अधिकता भी आ सकती है। तो ऊर्जा में कमी मतलब तीव्रता में वृद्धि, और वो हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण। और असमान कला में टकराए मतलब एक किरण का संपीड़न और एक तरंग का संपीड़न और दूसरी तरंग का विलयन आपस में टकरा गया, तो उस वाली स्थिति में ऊर्जा का पुनर्वितरण होने पर उनकी एनर्जी में कमी आ जाएगी, तीव्रता भी कम हो जाएगी। इस वाली घटना को हम लोग नाम दे देंगे विनाशी व्यतिकरण। तो सीधी बात है, एक बिंदु पर टकराना और ऊर्जा का फिर से बढ़ जाना, उस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण। तो टॉपिक भले थोड़ा सा नया है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने टॉपिक आप लोगों से शेयर किया ताकि आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करके जीवन को सुखी बना सकें। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्वनि का विवर्तन, तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्शन। तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है सामान्यतः। मतलब ध्वनि जो है, ध्वनि की एक जो तरंग है सामान्यतः इस प्रकार से कितनी लंबी होती है, तो आप बोलेंगे सर 1 मीटर तक हो सकती है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध किनारे से मुड़कर भी आगे बढ़ जाती है। मतलब यदि हम लोग दरवाजे वगैरह बंद करके भी बैठे हैं और दरवाजे वगैरह बंद होने के बाद भी ठीक किनारों से आपकी आवाज़ बाहर जा रही है, तो उस वाली घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, विवर्तन। मतलब यदि हमने ये लंबा यहाँ पे इस प्रकार से दीवार बना रखी, आवाज़ जो है यहाँ पे आई, और ये जो दीवार यदि 1 मीटर की, तो आवाज़ जो है यहाँ से इस प्रकार से मुड़ के फिर आगे जाके फिर ऐसी कहीं जाके आपके कान तक पहुँच जा रही है। तो मुड़ कर तरंग का आगे बढ़ना, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन। ठीक है, उसके बस विवर्तन के लिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्वनि का तरंग 1 मीटर कोटि का होता है। जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। तो इसके लिए बस ये याद रखना कि विवर्तन के लिए तरंग दैर्घ्य और मोड़ को समान प्रकार की कोटि मतलब चौड़ाई का होना चाहिए। ये घटना आपको थोड़ा सा डीप में जाके याद रखना। बाकी आखिरी बस इतना बोल देंगे, तरंगों का मुड़कर आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन। टकरा के आगे बढ़ना व्यतिकरण, और मुड़कर आगे बढ़ना तो आप बोलेंगे विवर्तन। तो सीधे फैक्ट लिखे आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मुड़ कर, देखना नहीं सुनना है यहाँ पे। अगला है डॉपलर प्रभाव। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है भैया, दोनों चीज़ जो है स्थिर नहीं है एक साथ। आपेक्षिक गति कब होगी, मान लीजिए 2 भैया वाहन चालक थे, इस प्रकार से गति कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की गति भले सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों अब चलते हुए मतलब दोनों हवा में इस प्रकार से गाड़ियाँ चला रहे हैं और हम लोग एक दूसरे से बात करते जाते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग की शायद गाड़ी की गति अलग होगी और आवाज़ हम लोग की जो निकलती होती है तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी चाल अलग होती, ध्वनि की चाल अलग और गाड़ियों की चाल, वाहनों की चाल अलग होती है। मतलब दोनों गति में है किसी न किसी प्रकार से। तो उस वाले को एक शब्द में हम लोग क्या बोल देंगे,
आपेक्षिक गति में बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है। स्रोत मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो दोनों के बीच इस प्रकार से गति हो रही है, ठीक है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो उस वाली स्थिति को हम एक शब्द में बोलेंगे आपेक्षिक गति होती है। तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से कैसे सुनाई देगी, अलग सुनाई देगी। हम लोग साफ देखते हैं कि हम लोग चलती गाड़ी पे कोई फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं तो आवाज़ साफ़ नहीं सुनाई देती है, लेकिन रुक के बात करते हैं तो आवाज़ साफ़ सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपेक्षिक गति होने लगती है, ठीक है। तो आपेक्षिक गति जो होने लगती है उसी कारण से आपको आवाज़ की आवृत्ति में अंतर सुनाई देता है या समझ में आता है। तो इस वाली घटना को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट। तो गतिमान स्थितियों के कारण ध्वनि का साफ साफ सुनाई ना देना या फिर कुछ ज़्यादा ही सुनाई देना, मतलब सामान्य स्थिति से अलग सुनाई देना, इस वाली बात को सबसे पहले बोला डॉपलर साहब ने, इसलिए इस घटना को नाम दे दिया गया डॉपलर प्रभाव। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखें, इजी है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको भी शेयर किया है। अगला पॉइंट लिखा है मैक संख्या। तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में मैक संख्या कहते हैं। तो कुछ खास नहीं, सीधा हम तो ये बोल देंगे कि जब दो पिंडों में आपेक्षिक गति होती है, ठीक है, दो पिंडों में आपेक्षिक गति होती है तो वहाँ पर ध्वनि की आवृत्ति में तो परिवर्तन होना ही होना है। और उस वाली स्थिति में भी आप उन चलाए यानी गतिमान वस्तुओं की चाल निकालना चाहते हो, तो चाल मतलब उनकी गति निकालना चाहते हो तो उसके लिए डॉपलर प्रभाव लगाओगे और उनकी चाल को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे, मैक संख्या, ठीक है। तो ये वाला परफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है आप लोगों के लिए, तो हम आखिरी में बस ये बोल देते हैं मैक संख्या का उपयोग किस में करते हैं। तो मैक संख्या का उपयोग गतिमान पिंड की चाल ज्ञात करने में, चाहे ताप और दाब कुछ भी हो, चाल ज्ञात करने में होता है, ठीक है, चाल ज्ञात करने में होता हो। एक मैक संख्या का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे, अब बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम छोड़ी गई है हमारे लिए, तो एक मैक संख्या का मान होता है ध्वनि की चाल, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, ध्वनि ऐसा लिखा जाना है, ऐसा नहीं लिखा जाना है। तो एक मैक संख्या का मान होता है ध्वनि की चाल, मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि मैक संख्या एक से अधिक है, मतलब कोई हवाई जहाज़ चल रहा है, हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि जो हम लोग हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं वो हवाई जहाज़ वगैरह जो होते हैं वो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक बोलते हैं। सोनिक का मतलब क्या था, सुनना, सोनिक का मतलब सुनना, तो इनकी चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक, ठीक है, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा तो हाइपरसोनिक, थोड़ी बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक। तो यदि मैक संख्या एक से अधिक है अर्थात पिंड की चाल पराध्वनिक है मतलब सुपरसोनिक है। यदि मैक संख्या का मान 5 से भी अधिक है मतलब आपका जो पिंड है वो ध्वनि की चाल से 5 गुनी स्पीड से तेज चल रहा है, तो 332 गुणा 5, यदि दो मैक बोला गया है तो 332 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है, और 5 बोला तो 332 गुणा 5 हो जाएगा। तो मैक संख्या का मतलब है ध्वनि की चाल, और ध्वनि की चाल से आप कितने गुना तेज चल रहे हो उस आधार पर हम लोगों को यहाँ पर पराध्वनिक मतलब सुपरसोनिक और बहुत अधिक मतलब हाइपरसोनिक शब्दों के उपयोग करने को मिलते हैं। अब जब कोई पिंड इतनी तेज चलेगा तो अपने आजू बाजू से भैया आवाज़ तो उत्पन्न करेगा और साथ में हवा को भी पीछे काटेगा, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब पिंड की चाल पराध्वनिक इस प्रकार से हो जाती है, पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यमिक संकों का विक्षोभ, क्योंकि आप जब तेज़ बढ़ोगे तो आपके इंजन से भी आवाज़ होगी, हवा भी आप पीछे की ओर काटोगे तो बहुत तेज़ गति से हवा पीछे की ओर, आवाज़ पीछे की ओर आएगी, तो आजू बाजू की चीज़ों को आप क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो क्षतिग्रस्त करते समय कौन सा विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, संकोकारी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिससे आजू बाजू की चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है, और नुकसान पहुँचाने वाली तरंगों को हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रघाती तरंग नाम दे देंगे। तो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, हम स्वीकारते हैं, और हमने आज आपको बहुत सारा बता दिया क्योंकि समय कम था हम लोगों के पास। तो इन सबको आप फिर से थोड़ा देख के रिवाइज कीजिए, और कुछ नहीं बनता तो हमसे पूछिए, ठीक है। तो बस जो प्रघाती तरंगे हैं वो नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे हैं, जो सामान्यतः बहुत तेज़ गति से उड़ने वाले हवाई जहाज़ या फिर वायुयान द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो उनकी तरंगों को आप नाम देंगे प्रघाती तरंग, और वो सामान्यतः शंकु बनाते हुए आगे जाएंगी। हमने फिर से बोल दिया ताकि आप लोगों को ये ना लगे सर ने फटाक से ख़त्म कर दिया। तो रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हो तो हमसे संपर्क कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।